जुमरात की शाम को मैं सैली झोंपड़ी में पहुंच गया। वहां मैंने अपना टारगेट देखा। सिंध और बलूचिस्तान के दोनों लीडर सफेद लिबास में मजजूब के सामने चटाई पर अदब से बैठे थे। मुझे देखते ही मजजूब उठ खड़ा हुआ, लपक कर मेरे घुटनों को हाथ लगाया और हाथ बांध कर बोला, हजूर, आज मैं अपनी खुशबख्ती पर जिस कदर भी नाज करूं कम है। मेरा नसीब कि आप तशरीफ लाए। ये कहकर उसने मुझे बेहद अकीदत से चारपाई पर बिठाया। दोनों लीडर भी अकीदत से उठ खड़े हुए थे। मजजूब ने उनसे यह कहकर मेरा तारुफ कराया कि मैं उसका मुर्शिद सैयद शाह हूँ और पंजाब से मुलाकात के लिए आया हूँ। लीडरों पर मेरा मजीद असर डालने के लिए उसने हाथ बांध कर कहा, हजूर सैयद साहब, हजूर की ज़ियारत मैंने रात ख्वाब में ही कर ली थी। मैंने आपको मुल्तान के ऊपर उड़ते हुए देखा था। मैंने झूठ को मजीद वजनदार बनाते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और जलाली अंदाज में कहा, हम मुल्तान में बुजुर्गान दीन के मज़ारों पर हाजिरी देने के लिए उतरे थे। वहाँ हमें इस्फहान का एक जिन मिल गया। वो भी वहाँ ज़ियारत के लिए आया हुआ था। वो हमें अपने साथ इस्फहान ले गया। आज का सारा दिन हमने इस्फहान में गुजारा। अभी अभी हमारा दोस्त जिन हमें यहाँ छोड़कर गया है। मजजूब सुबहान अल्लाह का विर्द करता हुआ सर को झटका देकर मेरे कदमों से लिपट गया। दोनों लीडर मेरी तरफ गहरी अकीदत से तक रहे थे। उन्होंने भी बारी बारी मेरे घुटनों को छुआ। कुछ देर बाद जब मैं वहां से जाने के लिए उठा तो दोनों लीडर मेरे मुरीद बन चुके थे। दूसरे रोज मैं उनके यहाँ बारी बारी पहुंचा। कराची के हसीन तरीन इलाके के बंगलों में उनका क़याम था। हर बंगले में मेरी ज़बरदस्त आवभगत हुई। तरह तरह के मसाइल मुझसे बयान किए गए, जिनके हल के लिए मैंने कई तावीज़ लिख कर दिए। इन लीडरों ने मुझसे अपने सियासी इक़्तिदार के बारे में भी बात की। मैं फ़ौरन मुराकबे में चला गया। मुराकबा ख़त्म करने के बाद मैंने उन्हें हदायत की कि उनका अरूज उसी नुक्ते में पोशीदा है कि वो मुल्क की मुखालफत ना करें, अलबत्ता बाज़ पॉलिसियों के बारे में नोक झोंक जारी रखें। ऐसा करने से उन्हें वो अरूज हासिल हो जाएगा जिसके वो मुतमन्नी हैं। चुनांचे अभी मैं कराची में ही था कि इन दोनों लीडरों के बयान अखबारात में आ गए, जिनमें उन्होंने किसी पॉलिसी के बारे में नुक्ताचीनी की थी। मेरा मकसद हल हो गया। मैंने एक रात रेडियो ट्रांसमीटर पर कोड में अमृतसर के कर्नल गुरमीत सिंह को पैगाम दिया कि मैं मजीद 2 लीडरों को V2 गोलियां खिलाने में कामयाब हो गया हूं। हालांकि उनके हिस्से की गोलियां मेरे पास मौजूद थीं। कर्नल गुरमीत सिंह ने मुझे मुबारकबाद दी और बताया कि इन लीडरों के बयानात उसके पास पहुंच चुके हैं। उसी तरह मैंने अपने हिस्से के चौथे लीडर को भी राम कर दिया। यूं मुझे भारतीय इंटेलिजेंस का एतमाद हासिल हो गया। अब मैं पाकिस्तान में मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मसरूफ भारतीय जासूसों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आज़ाद था। सबसे पहले मैंने क्लिफ्टन की झोंपड़ी में मुकीम जासूस को खरीदने की कोशिश की, मगर उसे सिवाय जगदेश चंद के किसी और जासूस का इल्म नहीं था। मैं फैसलाबाद वापस आ गया। जगदेश चंद सिर्फ उर्फ मास्टर फिरोजदीन मेरी कार्रवाई से मुतमईन था। मैं 3 रोज फैसलाबाद के एक होटल में मुक़य्यम रहा। दिन में एक बार जगदेश चंद से ज़रूर मुलाकात होती। बातों ही बातों में एक रोज़ मैंने उसे बताया कि पाकिस्तानी CID हमारे पीछे लगी हुई है और मुमकिन है कि हम किसी वक्त गिरफ्तार कर दिए जाएं। जगदेश चंद ने किसी तशवीश का इजहार न किया, बल्कि कहने लगा कि पुलिस को हमारे पास से कोई सबूत नहीं मिल सकेगा। मैंने कहा, हम न सही, लेकिन इस इलाके में हमारे जो दूसरे साथी काम कर रहे हैं, हो सकता है वो पकड़े जाएं। इस तरह वो हमारे लिए खतरे का बायस बन सकते हैं। जगदेश चंद ने घुमंड में आकर कहा कि इस इलाके में सिवाय उसके दूसरा कोई जासूस नहीं है। उसने बताया कि हम किसी एक मुल्क में ज़्यादा जासूस जमा करने के खिलाफ हैं। इस वक्त लाहौर में हमारा एक जासूस और इस्लामाबाद में 2 सीक्रेट स्पाई काम कर रहे हैं। कराची जैसे बड़े शहर में हमने एक ही जासूस को रखा हुआ है। उस हिंदू मास्टर स्पाई ने मुझे वो तमाम मालूमात फराहम कर दी थी जिनकी मुझे तलाश थी। मैं इस्लामाबाद रवाना हो गया। जानबूझकर मैंने ऐसी बस में सफ़र किया जो आधी रात को इस्लामाबाद पहुंची थी। उस वक्त किसी भारतीय जासूस का मेरी निगरानी करना मुश्किल बात थी। मैं सीधा एक पुलिस चौकी पहुंचा। ये पुलिस चौकी की गैर मारूफ सी थी। एहतियात के तकाज़ों के मलहूज़ रखते हुए मैं खुद चौधरी साहब की कोठी पर नहीं जाना चाहता था। पुलिस चौकी में एक हवलदार कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था। वो सिपाही बेंच पर लेटे सो रहे थे। मैंने हवलदार के कांते को जरा सा हिलाकर जगाया तो वो बड़बड़ा कर बोला, कौन है ओए?
जनाब, क्या मैं एक फोन कर सकता हूँ? मैंने कहा। हवलदार को तो जैसे मैंने गोली मार दी थी, पंजे झाड़कर मेरे पीछे पड़ गया। उसने मेरी दरवेशों ऐसी शक्ल की भी कोई परवाह नहीं की। मौलवी साहब, आधी रात को आप कहाँ फोन करने आ गए? आप हैं कौन? मुझे तो आप कोई फ्रॉड लगते हैं। क्यों न मैं आपको हवालात में बंद कर दूं, और कहाँ फोन करना है आपको? मैंने चौधरी साहब का नाम लिया तो वो एकदम से अटेंशन हो गया और फोन आहिस्ता से आगे कर दिया। मैंने वो खुफिया नंबर घुमाया जो मुझे चौधरी साहब ने दिया था। दूसरी तरफ से किसी आदमी की भारी आवाज आई, कोड नंबर प्लीज। मैंने आहिस्ता से कहा, दरवेश। क्लिक क्लिक की दोबारा आवाज पैदा हुई और चौधरी साहब की नींद में डूबी हुई आवाज सुनाई दी। मैंने उन्हें बताया कि एक अहम तरीन मसले के सिलसिले में उन्हें मेरे पास आना होगा। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि मैं कहाँ से फोन कर रहा हूँ। मैंने पुलिस चौकी का नाम बता दिया। मैं आ रहा हूँ, ये कहकर उन्होंने फोन बंद कर दिया। चौकी हवलदार तो अब मेरी आवभगत में लग गया। उसने बेंच पर सोए हुए दोनों सिपाहियों को उठाकर अटेंशन कर दिया। जब मैंने उसे बताया कि चौधरी साहब आ रहे हैं तो वो बेचारा मेरे आगे पीछे भाग फिरने लगा और मौलवी साहब कहते कहते उसकी जबान सूख रही थी। कुछ देर बाद एक गहरे रंग की टोयोटा कार पुलिस चौकी के अहाते में आकर रुकी। चौधरी साहब ने मुझे इशारे से अपने पास बुला लिया। हम लियाकत बाग की तरफ एक सुनसान मकाम पर रुक गए। चौधरी साहब हमतन सवाल बने देखने लगे। मैंने उन्हें सारी रुदात सुनाकर कहा कि उन्हें क्लिफ्टन कराची के मजजूब, फैसलाबाद के घड़ी साज और इस्लामाबाद की शबाना को सुबह होने से पहले पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी को राज में रखा जाए। इस्लामाबाद के खशखशी बालों वाले भारतीय जासूस और लाहौर के भारतीय जासूस को उसके बाद पकड़वा लिया जाएगा। चौधरी साहब ने मुझसे फैसलाबाद और कराची वाले जासूस का एड्रेस और हुलिया मालूम किया और कहा, ये लोग अभी थोड़ी देर में गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उनके गिरोह के बाकी लोग कहाँ हैं? मैंने बताया कि इस वक्त सिर्फ यही लोग मसरूफ़ अमल हैं। इस्लामाबाद और लाहौर वाले ने मुझसे रब्ता कायम करेंगे तो उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आ जाएगी। चौधरी साहब कहने लगे, तुम अगर बाहर रहे तो भारतीय इंटेलिजेंस को तुम पर शक हो सकता है कि तुम डबल जासूस हो और ये गिरफ्तारी तुम्हारी मुखबरी पर अमल में आई है। बाकी 2 जासूस पकड़ लिए गए तो मुझे भी गिरफ्तार कर दीजिएगा और अखबारों में ये खबर दी जाएगी कि फैसलाबाद में मुकीम एक भारतीय जासूस पकड़ा गया है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस मुल्क में गैर मुल्की जासूसों के पूरे गिरोह को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई है। उसके बाद मैं जेल से फरार हो जाऊंगा और सरहद अबूर करके भारत चला जाऊंगा ताकि अपने अगले और अहम तरीन मिशन की तकमील कर सकूं। मैंने कहा। शबाना की कोठी का चौधरी साहब को इल्म था। उन्होंने मुझे तो एक होटल में पहुंचाया और खुद सिटी पुलिस के एक खास दस्ते के साथ शबाना की कोठी पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार करके हेडक्वार्टर पहुंचा दिया। इस दौरान वो फैसलाबाद और कराची के जासूसों की गिरफ्तारी का बंदोबस्त कर चुके थे। नतीजतन सुबह होने तक सिंधिया जगदेश और क्लिफ्टन कराची का सैली मजजूब गिरफ्तार होकर कालकोठरियों में बंद हो चुके थे। मेरी हदायत के मुताबिक इन तीनों को एक दूसरे की गिरफ्तारी से बेखबर रखा गया था। दूसरे रोज मैंने कसदन चौधरी साहब की कोठी या दफ्तर का रुख नहीं किया। अभी तक ये खबर प्रेस में नहीं दी गई थी। मुझे अब इस्लामाबाद वाले जासूस की तलाश थी। उससे राब्ता कायम करने का मेरे पास कोई जरिया नहीं था। मैंने रेलवे स्टेशन, लियाकत बाग और एयरपोर्ट के कई चक्कर लगाए, मगर उससे मुलाकात ना हुई। अभी मुझे लाहौर वाले जासूस को भी पकड़वाना था जो मजजूब बनकर रह रहा था। अचानक मुझे याद आया कि लाहौर वाले जासूस ने बताया था कि मैं एक खास फ्रीक्वेंसी पर उससे गुफ्तगू कर सकता था। मैं फौरन अपने होटल के कमरे में आया और रेडियो ट्रांसमीटर खोलकर लाहौर वाले भारतीय जासूस को सिग्नल दिया और उससे कहा कि मुझे इस्लामाबाद की फिजा में खतरे की बू महसूस हो रही है। सिंधिया और जगदेश शायद रोपोश हैं। इस्लामाबाद में मुतय्यन कालीदास का भी कुछ इल्म नहीं। मैं उसे खतरे से खबरदार करना चाहता हूँ। मुझे बताया जाए कि उससे किस जगह राब्ता कायम करूँ। दूसरी तरफ से एक सेकंड की खामोशी के बाद मुझे कालीदास का ठिकाना बता दिया गया और हदायत की गई कि मैं फौरन लाहौर पहुंचकर उससे शाही किले की अकबी दीवार वाली दरगाह पर मुलाकात करूं। ट्रांसमीटर बंद करके मैं होटल से निकल आया।
लाहौर वाले जासूस ने कालीदास का जो ठिकाना बताया था वो राजा बाजार का एक होटल था। होटल में जाने से पहले मैंने चौधरी साहब को फोन करके सूरत हाल से आगाह कर दिया। फिर मैं राजा बाजार के होटल में पहुंचा तो देखा कि वो कोने वाली मेज पर बैठा चाय पी रहा था। उसके सामने अखबार खुला हुआ था जिस पर उसकी नजरें झुकी हुई थीं। उसका थैला पास ही मेज पर पड़ा था। मैं खामोशी से उसके सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वो मुझे होटल में दाखिल होते हुए देख चुका था। मेरी तरफ निगाहें उठाए बगैर आहिस्ता से बोला, संध्या से राब्ता कायम नहीं हो रहा। मैंने कहा, वो रोपोश हो गई है, पाकिस्तान सिक्योरिटी अपना घेरा तंग कर रही है। तुम फौरन बॉर्डर क्रॉस कर जाओ, तुम्हारा मिशन मुकम्मल हो गया है। मैं भी रोपोश हो रहा हूँ। मेरी बेनजरें नजरें बार बार होटल के दरवाजे को देख रही थीं। ये एक चाय खाना था जहाँ कुछ गाहक बैठे चाय पी रहे थे। कालीदास जिस जगह बैठा था वहां बाएं जानिब एक कोठरी का दरवाजा था। उस कोठरी में काठ कबाड़ भरा हुआ था। अकब में एक खिड़की थी जो दुकान के अकब भी महल्ले में खुलती थी। कालीदास जासूस शायद कुछ सोचकर ही वहां बैठा था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। कालीदास रोपोश होने वाला था, लेकिन चौधरी साहब अभी तक नहीं आए थे। मैं कालीदास को बातों में लगाए हुए था। उसने अखबार तय करके थैले में डाला और बोला, लाहौर में नंबर 13 से राब्ता पैदा करने की जरूरत नहीं, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। ये कहकर वो उठा ही था कि एकदम से घबरा कर बोला, पुलिस। उसके साथ ही उसने थैला उठाकर खिड़की से दूसरी तरफ छलांग लगा दी। चौधरी साहब पुलिस की टीम लेकर पहुंच गए थे। मैं भी कालीदास के पीछे खिड़की से कूद गया। पुलिस हमारे पीछे दौड़ी। दूसरी जानिब एक तंग गली थी। मैंने कालीदास को गली का मोड़ घूमते देखा। मैं उसके पीछे भागा और गर्दन घुमा कर देखा। पुलिस के 3 जवान दौड़े चले आ रहे थे, लेकिन वो फासले पर थे। साफ जाहिर था कि अगर मैं कालीदास पर काबू न पा सका तो वो पुलिस के हाथ से निकल जाएगा। गली खत्म हुई तो सामने क्वार्टरों की एक कतार आ गई, जिसके आगे एक खुड़ थी। कालीदास बेतहाशा भाग रहा था। मेरे देखते ही देखते उसने एक जिस्त लगाई और खुद पार कर गया। उसके पीछे मैंने भी छलांग लगा दी। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी क्योंकि कुछ फासले पर रेलवे लाइन थी और एक मालगाड़ी शोर मचाती चली आ रही थी। मैंने अंदाजा लगा लिया कि अगर अब मैं उसे पकड़ने में नाकाम रहा तो वो लाइन पार कर जाएगा, फिर हमारे दरमियान मालगाड़ी के डब्बे हायल हो जाएंगे। मैं मजीद तेजी से भागने लगा। एन इस दौरान जब वो रेलवे लाइन के करीब पहुंच चुका था, मैं एक हाई जंप लगाकर उसके ऊपर जा गिरा और उसे दबोच लिया। मालगाड़ी गुजरती चली गई। कालीदास फटी फटी आंखों से मुझे देख रहा था। ये शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हैरानी थी। जिसे वो अपना साथी समझ रहा था, वो उसका दुश्मन साबित हुआ था। उसने जोर लगाकर गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। उसके होंठों से सिर्फ यही अल्फाज निकल सके, ये तुम ही थे। इतने में पुलिस पहुंच गई और उसे गिरफ्तार करके आंखों पर पट्टी बांध दी गई। चौधरी साहब भी पहुंच गए और बोले, अगर तुम हिम्मत ना करते तो ये हमारे हाथ से निकल गया था। पाकिस्तान में जितने भी जासूस मेरे इल्म के मुताबिक मसरूफ़ अमल थे, सब पकड़े जा चुके थे। सिर्फ लाहौर वाला आदमी बाकी था और अब मुझे उसका भी बंदोबस्त करना था। चौधरी साहब ने लाहौर में CID के एक अहम रुकन को मेरे बारे में इत्बात में लेकर हदायत की कि मेरी हर तरह से मदद की जाए। मैं उसी रोज़ शाम की फ्लाइट से लाहौर रवाना हो गया। 7 बजे शाम लाहौर पहुंचा। वहां से सीधा CID के अहम रुकन के बंगले पर गया। ये साहब दरमियानी उम्र के बड़े चुस्त और कसरती जिस्म वाले मलक साहब थे। उन्होंने एक तेज निगाह से मेरे सूफियाना हुलिये का जायजा लिया और मुझे एक तन्हा कमरे में ले गए। कुछ देर मुझसे बातें करते रहे। फिर पुलिस हेडक्वार्टर फोन किया। जब मैं मलक साहब के बंगले से निकलकर रक्शे में सवार हुआ तो पुलिस की एक पार्टी जीप में पीछे चली आ रही थी। रात का पहला पैर था। बाहर का मौसम था। किले के पहलू से होकर गुजरने वाली सड़क पर काफी रौनक थी। बसें, ट्रक, रक्शे और मोटरें आ जा रही थीं। मीनारे पाकिस्तान के पास लोग टोलियों में बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे। मैं जिस हुलिये में था उसमें मुझे मेरा कोई करीबी अजीज भी नहीं पहचान सकता था। मैंने रक्षा दरगाह से काफी पीछे रुकवा लिया। तस्वीर मेरे हाथ में थी। शानों पर जर्द रुमाल था और मैं दरवेशाना शान के साथ तस्वीर फेरता दरगाह की तरफ चल दिया।
दरगाह पर बिजली के बल्ब रोशन थे, लेकिन कब्र के सरहाने कुछ मिट्टी के चिराग भी जल रहे थे। दो औरतें एक तरफ सर झुकाए खामोश मुराकबे में बैठी थीं। पीछे झोंपड़ी थी जिसके दरवाजे पर एक मिजावर चारपाई पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसके स्याह बाल शानों पर बिखरे हुए थे, गले में रंग बरंग मनकों वाली मालाएं थीं। मैं कब्र के करीब खड़े होकर फातिहा पढ़ने लगा और माहौल का जायजा लेता रहा। मुझे वो मजजूब कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं उसकी शक्ल से अच्छी तरह वाकिफ था। फातिहा पढ़ने के बाद मैं मिज़ार से हट गया और एक चबूतरे पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता तस्बीह फेरने लगा। जिस शख्स की तलाश में वहां आया था वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। जो दो औरतें मुराकबे में बैठी थीं उनमें से एक उठकर मेरी तरफ बढ़ी। उसने चादर ओढ़ रखी थी। उसका जिस्म भारी था, मेरा माथा ठनका। करीब आकर उसने बड़े अदब से मुझे सलाम किया और बोली, पीर भाई, मुर्शिद साईं से मिलने आए हो। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।